नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पहले गाजियाबाद की कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गाजियाबाद में सशस्त्र झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण विभाग द्वारा प्रशासन के अधिकारियों को झंडा लगाया गया। कैप्टन आरपी सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी आरपी सिंह को झंडा लगाया। डीएम ने इस अवसर पर सैनिक कल्याण अधिकारी को सशस्त्र झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद एडीएम प्रशासन रणजय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला, एसडीएम सदर विनय सिंह आदि को भी झंडा लगाया। गाजियाबाद नगर निगम में आज एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन सुबह 11 बजे विक्रमादित्य मलिक ने किया। कार्यशाला में नगर निगम गाजियाबाद के इंजीनियर, अधिशासी अभियंता समेत अनेक अधिकारी शामिल रहे। यहाँ सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा, वृंदावन, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और बरेली नगर निगम के अधिकारी पहुंचे थे। इनको प्रशिक्षण देने के लिए एक एक्सपर्ट की टीम आई थी। एक्सपर्ट की टीम ने पर्यावरण संरक्षण, सिविल कार्य, हेल्थ, लेखा, वित्त से संबंधित विकास कार्य पर चर्चा की। कार्यशाला तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। जयपुर में श्री राष्ट्रीय कटी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह भूगा मेढ़े की हत्या के विरोध में गाजियाबाद में प्रदर्शन किया गया। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट में मार्च निकाला, नारेबाजी की। उन्होंने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें कहा गया कि भूगा मेढ़े के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपए दिए जाएं और परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। महिला समन्वय समिति गाजियाबाद में 10 दिसंबर को नारी श्रृंखला मातृशक्ति सम्मेलन करेगी। इस सम्मेलन में महिलाओं की दशा और दिशा पर चर्चा होगी। ये सम्मेलन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता शहीद मेजर मोहित शर्मा की माता सुशीला शर्मा करेंगी और मुख्य वक्ता साध्वी तंबरा होंगी। समापन सत्र में ब्रह्म कुमारी उर्मिला बहन मुख्य वक्ता और अधिवक्ता सलाहकार प्रसाद भारती समिता मिश्रा करेंगे। ये गाजियाबाद में ऐसा अपने पहला सम्मेलन हो जा रहा है, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, कवित्व, एनजीओ, संचालिका, व्यवसाय और लेखिका आदि 11 क्षेत्रों से जुड़ी करीब 1500 महिलाएं भाग लेंगी। ये थी कुछ खास खबरों का पोस्टमार्टम। उत्तर प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो श्री राम के आदर्शों को जानेंगे। इसके लिए रामायण से जुड़े प्रसंगों पर प्रतियोगिता कराई जाएगी। ये जो प्रतियोगिता होंगी चित्रकला, लेखन, वेशभूषा, रामायण, गायन आदि की होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये प्रतियोगिता यूपी के सभी बेसिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में होगी। अयोध्या के अलग अलग घाटों पर स्थलों पर रामायण से जुड़ी कलाकृतियां भी बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को इसके लिए आमंत्रित करेगा, उनसे कलाकृतियां बनवाएगा। संस्कृति विभाग की ओर से अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अलग अलग प्रतियोगिता जो होंगी उनके लिए अलग अलग बजट तय किया गया है। प्रतियोगिताओं पर 4 करोड़ रुपए, मूर्तिकला और चित्रकला पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च होगा। सरकार की तरफ से इस बारे में सभी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए। जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने में सरकार कोई कमी छोड़ने के मूड में नहीं है। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अपनी तरफ से सभी चीजें मुकम्मल करना चाहता है। ये बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, उद्योगपति मुकेश अंबानी सहित 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका को भी निमंत्रण मिला है। ट्रस्ट ने 3000 वीवीआईपी सहित 7,000 लोगों को नामांकन भेजा है। इसमें 1992 में मारे गए कार सेवकों के 50 परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है। वीवीआईपी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु रामदेव, उद्योगपति रतन टाटा, गौतम अडानी भी मेहमानों की लिस्ट में शामिल हैं।
4000 संतों को भी आमंत्रित किया गया है। न्यायाधीशों को, वैज्ञानिकों को, लेखकों को, कवियों को पत्र भेजा गया है। संतों, पुजारियों, शंकराचार्यों, धार्मिक नेताओं, पूर्व नौकरशाहों, वकीलों, संगीतकारों, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हस्तियों को भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया गया है। इसके अलावा उन पत्रकारों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने अपने समाचार पत्रों, लेखों, खबरों के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था। इसमें जो समारोह में मेहमान हैं, अतिथि हैं, उनके साथ एक लिंक साझा किया जाएगा। जब एक बार वो लोग इस लिंक के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो एक कोड उत्पन्न होगा जो अपने आप में प्रवेश पास होगा। इसी प्रवेश पास के द्वारा वो लोग समारोह में शामिल हो सकते हैं। चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनी वीवो भारत में मुसीबत में फंसने जा रही है। ईडी का कहना है कि उसको ये पता चला है कि इस फोन निर्माता कंपनी ने जब भारत में प्रवेश किया था 2014 में, उसके बाद से अब तक भारत के अलग अलग शहरों में 19 कंपनियां हैं। इन कंपनियों को में जो चला रहे थे, जो इसके संचालक थे, उनमें चीनी नागरिक, निदेशक, शेयरधारक ये लोग थे। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया गया है। इसमें धन शोषण निवारण अभियान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि वीवो ने 2014 से लेकर 2021 तक भारत के बाहर 1 लाख करोड़ रुपए भेजने के लिए शेल यानी कि मुकुटा कंपनियों का इस्तेमाल किया था। अक्टूबर में ईडी ने लावा इंटरनेशनल कंपनी के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआमेन एनड्यू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया गया था। तभी से इस मामले में जांच चल रही थी। कुछ लोगों के और वीवो कंपनी के अधिकारियों के छापे भी मारे गए थे और एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का अंडाफोड़ हुआ था। पिछले महीने चीन में एक नई बीमारी देखने को मिली जो निमोनिया जैसी थी, जिसको माइकोप्लाज्मा निमोनिया कहा गया और इससे सबसे ज्यादा वहां बच्चे प्रभावित हुए। वहां के अस्पतालों में, आपातकालीन विभागों में निमोनिया, श्वास संक्रमण की शिकायतों के साथ एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ गई। WHO ने इस मामले पर अपनी नजर बनाई और देखा कि कहीं ये चीन से निकलकर दूसरे देशों में ना फैले। इसी बीच सोशल मीडिया पर ये खबर फैलाई गई कि भारत में भी चीन के निमोनिया जैसी बीमारी के लक्षण मिले हैं और ये लोग बच्चे खासकर एडमिट हैं। लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आज सरकार की ओर से कहा गया कि इस तरह की रिपोर्ट भ्रामक और गलत है। दिल्ली के एम्स में बैक्टीरियल संक्रमण में कुछ मामलों में चीन के निमोनिया से जोड़कर जो दावे की जा रहे हैं गलत है। भारत में माइकोप्लाज्मा निमोनिया का कोई लक्षण नहीं है। जो निमोनिया भारत में चल रहा है वो सामान्य है, जो हर वर्ष होता है। जनवरी 2023 से अब तक 611 सैंपल टेस्ट में किसी में भी माइकोप्लाज्मा निमोनिया की पुष्टि नहीं हुई है। तो भारत के इतिहास से इस तरह के दावे या खबर कोई बता रहा है तो वो भ्रामक है, गलत है। रेलवे विभाग और सरकार स्टेशन पर एक नया प्रयोग शुरू करेगी। इस प्रयोग की शुरुआत वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन से होगी, जहां सर्कुलेटिंग एरिया में हेल्थ यूनिट का नया सेटअप खोला जाएगा। इसमें ऑनलाइन चिकित्सक होंगे। ट्रेन में सफर के दौरान यदि यात्री गड़बड़ी तो फोन करके चिकित्सक को बुला लिया जाएगा। 1 रुपए में उपचार होगा, 10 रुपए में किसी भी प्रकार का टेस्ट होगा। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी। शुरू में 10 बेड का यूनिट होगा। दुर्घटना चिकित्सा राहत वैन भी कैंट स्टेशन पर मौजूद रहेगी। इसमें सभी तरह के चिकित्सा उपकरण और दवाएं होंगी। कहीं भी दुर्घटना आदि की सूचना मिलने पर इस वैन के चिकित्साकर्मी सभी संसाधन लेकर ट्रेन से रवाना हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर इमरजेंसी सेंटर भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के बाद नाथ परंपरा के दूसरे संत बालक नाथ राजस्थान की राजनीति में बहुत चर्चित हो चुके हैं। आज उन्होंने लोकसभा में अपना इस्तीफा दे दिया। लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा। बालकनाथ राजस्थान की अलवर सीट से सांसद थे और हाल ही में विधानसभा चुनाव जो हुए उनमें वो तिजारा से विधायक चुने थे। बाबा बालकनाथ के इस्तीफे के बाद उनके सीएम बनने की अटकलें चल रही थी, उनको और बल मिल गया है और तेजी से ये चर्चाएं चल रही हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि 3 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहां भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ाया था। भाजपा ने कुल 12 सांसदों को चुनाव लड़ाया, जिनमें केंद्रीय मंत्री भी थे। इनमें गणेश सिंह और फगन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए थे। बाकी सभी 10 सांसद
विजयी रहे। इन सभी 10 सांसदों ने अब तक अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में मध्य प्रदेश से राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, प्रीति पाठक, उदय प्रताप सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर है। राजस्थान से केवड़ी मलमीरा, जय कुमारी, राजवर्धन राठौर हैं। छत्तीसगढ़ से गोमती साई और अरुण साव। अभी तक राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम का फाइनल नहीं हुआ है। कल दिया कुमारी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, आज वसुंधरा राजे दिल्ली में। बाबा बालकनाथ जिस तिजारा विधानसभा सीट से विधायक बने, उस सीट का इतिहास भी काफी पुराना है। बताया जा रहा है कि अगर बालकनाथ विधायक राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं तो तिजारा का 40 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा, क्योंकि वर्ष 1972 में यहाँ विधायक बने थे बरकतुल्लाह खान, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। वर्ष 1972 में बरकतुल्लाह खान राजस्थान के मंत्री चुने गए थे। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा और वर्ष 1973 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। लेकिन बहुत छोटे कार्यकाल में उन्होंने एक ऐसी चीज दी, भिवाड़ी को औद्योगिक क्षेत्र बनाना उन्हीं का प्रमुख काम था, जिसके कारण अलवर जिले की प्रदेश विदेश में उद्योग के रूप में बहुत बड़ी पहचान हुई। आज जोधपुर में सुई से लेकर जहाज के पार्ट बन रहे हैं। 6000 से अधिक उद्योग भिवाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थापित हैं, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये सब काम बरकतुल्लाह खान ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। तो ये दोबारा से चर्चा चल पड़ी है, इंटरनेट पर लोग अभियान चला रहे हैं कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुझे लगता है कि 40 साल बाद इतिहास को दोहराया जा सकता है। बालकनाथ यादव समाज से आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा उन्हें लाकर पिछला कार्ड खेल सकती है। यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों की गति सीमा पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब तक यहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा से गाड़ी चलाने की अनुमति थी, लेकिन अब 15 दिसंबर से इसे घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। सीईओ अरविंद सिंह ने बताया कि नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस पर सर्दियों के दौरान हादसे बढ़ जाते हैं। कोहरे के कारण दिखाई देना लंबी दूरी का बंद हो जाता है, वाहन टकराने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण एक्सप्रेस ने गति सीमा को कम कर दिया है। 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक ये नियम लागू रहेगा। इसका अगर उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों को इस बारे में जागरूक करने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पैम्फलेट्स मिलेंगे। टोल प्लाजा पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। रेडियो के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य होगा। डिस्प्ले बोर्ड पर सूचना, फॉग लाइट, रिफ्लेक्टिव आदि भी लगाए जाएंगे। सीईओ अरविंद सिंह ने भी बताया है कि एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या 42 से बढ़ाकर 64 की जा रही है। क्रेन की संख्या 8 से 16, एम्बुलेंस 6 से 12 हो जाएगी। इसके अलावा साइनेज बोर्ड, थर्मोप्लास्टिक पेंट, सर्कुलर रिफ्लेक्टिव लाइट लगाने का काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। ये थी आज की खास खबरें और खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम में मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों रिश्तेदार शेयर कीजिए। विस्तृत रूप से अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से युग करवट समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।